वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं पीजीटी वगैरह की चीजों को लेकर के बात करूंगा। उसका मैंने टेस्ट सीरीज अभी मैंने भेजा है जिसमें शेक्सपियर पे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पूछे गए थे उसको मैंने शीट में शामिल किया है। तो शीट में शामिल करने का पर्पज यही कि 55 6 क्वेश्चंस पर डे उससे रिलेटेड मैं उसमें शामिल करूंगा। और जहाँ तक बात है मेरिट को लेकर के, तो बहुत शॉर्ट में मैं एक बता दूं कि जो मेरा अपना वो एक मतलब एक तरह से कहा जाए, जो लोगों से बातचीत किया गया या जो जनरली जो जानकारी मिली है कि अगर 90 प्लस किसी का है तो जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में 90 प्लस जो है काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि वो सिक्योर है। लेकिन इसे मैं नहीं कहता कि जस्ट कि एक मैंने कोई स्टैंप ले लिया और उस पे मैंने बिल्कुल मुहर लगा दी। नो, नॉट एट ऑल। एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है, उसके पीछे रीजन है कि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो है जो ओबीसी का कट ऑफ था वो 77 था। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि 77 पे उस समय जब बुलाया जाता था तो 4 स्टूडेंट बुलाए जाते थे। कुछ उसके पीछे का आप रीजन समझिए कि 3.5 या 4 स्टूडेंट एक सीट पर बुलाए जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, तब जा करके 77 की बात होती थी। लेकिन आज तो जितनी सीटें सिलेक्शन उतने पर ही होना है ना, ऐसा थोड़ी है कि इंटरव्यू तो अब खत्म हो गया है। तो जब सिलेक्शन उतने पर होना है तो दो चीजें बहुत कॉमन है कि 2016 का जो पैटर्न था क्वेश्चन का, और 2016 में वो जितना टफ था उतना ही इस समय रहा है। ऐसा नहीं कि 2021 का बहुत टफ था। लिटरेचर पोर्शन तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही था। बहुत सिंपल भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन कठिन नहीं कहा जा सकता है। खासकर मीमवायर को लेके ऑटोबायोग्राफी जो प्रोज का फॉर्म था, प्रोज के फॉर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे, विच आई फाउंड कि वो टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन था। अगर दिमाग लगाया जाता तो हो सकता था। उसको कुछ आज मैंने अपने उसमें लिया हुआ, कल भी मैं कुछ लेकर के, कल मैं स्पेशली एक सेशन उस पर रखूंगा जो मैं सॉल्व कराऊंगा खुद अपना सीरीज बना करके। क्योंकि उसमें बीच बीच में क्वेश्चन आया था तो ये संभव नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको लिटरेचर का लेता और ग्रामर का स्किप करता। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि जो क्वेश्चन 2016 का पैटर्न है वही 2021 का पैटर्न है। और जिस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज मैंने कंडक्ट कराया था, मैं नहीं कहता 100% वैसे आया था, लेकिन क्वेश्चन का नेचर यू विल फाइंड दैट कि काफी हद तक सिमिलर रहा है। कैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। और मैंने आपको बताया था कि चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे और चारों क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। इफ यू डोंट गो विथ 4 ऑप्शन, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट रही वहां पर। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद दीज 3 ऑप्शंस, व्हेन यू गो विद दीज 4 ऑप्शंस, तो उसमें जरूरी है कि ये चीजें क्लियर होना चाहिए। और आपने उसको देखा कि अगर चारों ऑप्शंस क्लियर हैं तभी वो चीजें आ रही हैं। अगर नहीं क्लियर है तो वो चीजें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ले रहा था, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहे कि डाउटफुल था तो मैंने गलत कर दिया। इस ऑल दिस थिंग्स आई फाउंड। लेकिन एक एक चीज और रहा है कि जब 2016 का पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर था वही 2021 का रहा। 125 क्वेश्चन वहां पर थे, 125 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। और आपने देखा कि लगभग उसका स्टैंडर्ड वैसे ही है। तो एक चीज बहुत टेक्निकल है कि अगर 2016 में जो ओबीसी का लास्ट कट ऑफ था वो 77 जाता है, और इसलिए जाता है कि एक सीट पर 4 लोगों को बुलाया जाता है। तो आज वैसा ही पेपर आ रहा है, वैसी चीजें आ रही। तो 10 क्वेश्चन का मार्जिन करके फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट बनेगी मोस्ट प्रोबेबली वो 87 से होगी, 87 90 के आसपास। आप ये मान के चलिए कि 87 और 90, 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, कुछ हो सकता है एक आध क्वेश्चन कम हो जाए। इवन कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनसे हमारी बात हुई जो काफी समय से लगे हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि और भी मेरिट कम हो सकती है, 85 तक भी जा सकती है, कुछ ने कहा 83 भी जा सकती है। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन करके आते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, अनडाउटली कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जब आप उसे मिलाना शुरू करते हैं तो ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि आप जल्दबाजी ना करिएगा। आज मेरे पास 3 कॉल आई है, उन्होंने कहा मेरे 10 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? इसलिए गलत हो गए, उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
या उन्होंने ये पढ़ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो नॉट है, एनओटी नॉट, जो बीच में सेंटेंस में क्वेश्चन में था, उसको उन्होंने पढ़ा नहीं, नॉट की जगह उन्होंने ट्रू पढ़ लिया और ट्रू पर चले गए। तो इस तरह के टेक्निकल ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि जब तक आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पर नहीं जाते हैं, तब तक आप राइट आंसर नहीं लगा पाते हैं। ऐसे ही एक और कॉल आई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे 2 क्वेश्चन इसलिए सही हो गए कि मैंने उसको जो है क्या-क्या अच्छे ढंग से पढ़ा। तो क्वेश्चन का जो फाइटिंग है वो तो एक-एक क्वेश्चन से है, इसमें नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ ये ज़रूर बताना है कि अगर 90 प्लस है, तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी का आदमी सिक्योर है। और जहाँ तक ओबीसी की बात है, तो मैंने 87 दिया था कि ज़्यादा इतना क्लोज़ फाइट होगा कि बहुत सारा ओबीसी का लोग हो सकता है कि जनरल में चले जाएँ। ये जैसे अदर स्टेट के जो लोग हैं वो ऑलरेडी जनरल में फाइट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें माइंड मेकअप करना है कि बहुत क्लोज फाइट होगा। आप ये कोई ना सोचे कि जो है फाइट जो वैसा बहुत क्लोज फाइट होगी। और 87, 90 और इधर आप 82 अगर नीचे भी करते 85, लेकिन एससी का मेरिट थोड़ा सा कम हो सकती है और वो भी कहाँ तक जा सकती है, 80 तक जा सकती है। अब उसके पीछे 2-3 फैक्टर हैं जो मेरी समझ में आते हैं। एक तो ये चीज़ ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार सीट्स ज़्यादा है, और पिछली बार की तुलना में जो एप्लीकेंट्स अनडाउटली इस बार भी ब्राइट एप्लीकेंट्स रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा बन रही है कि 69,000 की इसी बीच में ज्वाइनिंग हो रही थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो टीजीटी में अपीयर हुए हैं, तो 69,000 वाले में भी ज्वाइनिंग लेटर और तमाम चीजें, तो दे डिडंट गेट टाइम, उनको समय बहुत ज्यादा नहीं मिला। कोई भी पेपर जो है, कितना भी आप बड़े स्कॉलर हो, अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, रिवीजन करके नहीं जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमने अच्छा कर लिया। अच्छा वही करता है जो पढ़ के जाता है, रिवीजन करके जाता है। कारण है कि लास्ट टाइम पे हर आदमी बराबर रहता है वहां पर। जो बेहतर 10-15 दिन, 1 महीना पहले से अच्छे ढंग से तैयारी करता है, वही थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। और चौथा चीज ये होता है कि आते हुए क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कॉमन क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन कोई गलत कर देता है, तो वो सबसे पहले आउट ऑफ मेरिट हो जाता है। तो आते हुए क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन रहा है कि जो शेक्सपियर का जो प्ले पेरिक्लिस है, वो जो है फर्स्ट फोलियो में ओमिट कर दिया गया था। इस पे हम लोगों ने कई बार बात किया था। और मतलब ये सब बहुत कॉमन, ऐसा नहीं कि मेरी ही किताब में था या मैंने ही बात किया तो कोई भी आदमी बात करता होगा, आप बात करते होंगे, तब भी एक कॉमन सा पॉइंट है जो आपके माइंड में रहता है। गर्ट्रू और ओफिलिया किसका कैरेक्टर है? गर्ट्रू और ओफिलिया हैमलेट का कैरेक्टर है। एक क्वेश्चन मैं और देख रहा था जिसमें ये दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। उसमें भी कोरियोलेनस था और आपका रोमियो एंड जूलियट था, और मुझे लगता है जूलियस सीजर या जो भी रहा। एक ऑप्शन था हैमलेट। तो ये सबको पता है कि हैमलेट उनकी ग्रेट ट्रेजेडी है, वो जो है वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक, अगर इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आदमी अगर गलत करके आए हैं, चाहे वह नोइंगली किए हों या अननोइंगली किए हों, डिलिबरेटली रहा हो या जो है अगर कहा जाए कि जानबूझ के उन्होंने नहीं किया हो, अगर ये एरर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि इसे एरर नहीं कहा जाएगा, ये ब्लंडर है। मैंने पहले भी कहा था कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते चलिए, अगर आपको लगता है ये सही है, तो तुरंत वहां निशान लगाइए और सर्किल को भरते चलिए। बहुत सारे लोगों ने जो है बुकलेट पे निशान कुछ और लगाया और सर्किल कुछ और भर करके आए हुए हैं। तो इवैल्यूएशन कहाँ से होगा? जो सर्किल में आपने भरा वही तो होगा ना। बुकलेट में आप कितना बढ़िया लगा के आए, इससे मतलब नहीं है। आंसर शीट पे आपने कितना बढ़िया लगाया होगा। तो इस तरह की चीजें जो है मुझे देखने को मिली, जहाँ पे कुछ कहा जा सकता है कि एरर की जगह आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ब्लंडर लोगों ने किया हुआ है। तो ये एक बड़ी गलती रही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीजीटी में आप ऐसा नहीं करेंगे। कई मेरे पास, जब मैंने अभी मैसेज डाला था कि कितने लोगों का 90 प्लस में गया था, तो कई लोगों ने मैसेज डाला कि मेरा 90 है, 95 है, 105 है, 103 है, इस तरह का। गोपाल जी से भी हमारी टेलीफोनिक बात हुई, गोपाल जी ने भी बताया था कि 104 के आसपास उनका रहा है। तो ये एक चीजें हैं। अभी मैं मेरे एक स्टूडेंट हैं भूपेश जी, उनका मैं देख रहा था, वो डिस्कवरी कोई है उसमें वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 100 प्लस में या 95, सॉरी 95 प्लस की बात कर रहे थे। 95 प्लस का ठीक है, एक चीजें हो सकता है कि वहां तक जा सकती है, चीजें वो है। लेकिन अगर उस चीजों को एनालिसिस किया जाएगा, तो सबसे बड़ा चीज यही है कि जब क्वेश्चन का नेचर वही है, कैंडिडेट्स लगभग उतने ही हैं, और साथ ही साथ इस जो है पैंडेमिक में जब फिजिकल क्लासेस बंद थी, सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस से ही जुड़े हुए थे।
तमाम सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने थी। तो मेरिट को आप ये मान के चलिए कि इसके पहले भी जब लोगों ने डिक्लेयर किया था बहुत हाई जाएगी, तमाम ऐसे ऐसी चीजें, उस समय भी मेरिट बहुत कम हुई थी। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है इस चीज को लेकर के कि अगर आप 90 प्लस में है तो मैं समझता हूँ कि आप सिक्योर है। ओबीसी का 3 क्वेश्चन आप कम कर दीजिएगा, एससी का थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कम होगा, 80 तक होगा। तो आप अपना अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जहां तक लिटरेचर की बात रही है, कुछ क्वेश्चन आज मैंने लिटरेचर का लेकर के मैं आया हुआ हूँ, लेकिन कल मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, जो मैं शीट बनाऊंगा अपनी शीट में ही मैं वो सॉल्व कराऊंगा। कुछ तो आज मैंने 4-5 करा दिया है, लेकिन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अपने ढंग से, उसका एक अलग सेशन रखूंगा, उसमें मैं वो बातें करूंगा। तो ये चीजें रही हैं। बहुत पजल होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी एम्बैरास्ड, व्हाट एवर हैज बीन डन डन। अब वो जो है वापस आने वाली चीज नहीं है कि अब उसको चल करके रोया जाए, गाया जाए या इस तरह की बातें की जाए। तो उसमें कोई चीज वापस नहीं होना। जो आपने किया वो आप करके आ गए हैं। जिसके नसीब में लिखा होगा नौकरी, सबको नहीं मिलना था। 4 लाख लोग, 3 लाख लोग इंग्लिश में बैठे होंगे, मिलना है केवल 1800-1700 जो वैकेंसी आई हुई है उसमें से। इफ यू आर लकी यू विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग। वट एवर मीन्स वट एवर इज गॉन गॉन। अब जो कुछ फ्यूचर में बचा हुआ उसके बारे में सोचना है। तो उस चीज को लेकर के आज से ही मैं पीजीटी का टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है, जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। आई थिंक इट्स विजिबल। Yes, sir. Okay, now it's visible. You will come to know that we are conducting this test series under JS English Literary Society और टेस्ट सीरीज 18 है। ये हमने प्लान बनाया था 4 तारीख को कराने के लिए, बट आई वॉज बिजी ऑन 4 अगस्त। दिस इज वाई आई कुड नॉट डू। उस समय मैंने क्वेश्चन भी कम ही कराया था, मतलब कम ही बनाए थे। आज मैंने उसके आगे का बनाया हुआ। आज भी शेक्सपियर को ज्यादातर रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वही पैटर्न, वही सारी चीजें, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। द चीफ सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, थॉमस लॉजेस रोजालिन। ये हम सबको पता है कि जो एज यू लाइक इट है वह एक कॉमेडी है, और उसका जो चीफ सोर्स है वह क्या है, थॉमस लॉज का रोजालिन है। एक पॉइंट ये है। बी ऑप्शन है कि रोजालिन अज्यूम्स अ कंट्री मैन से ड्रेस एंड कॉल्स हर गेनीमीड एंड सीलिया passes as Elena, his sister. So you will come to know कि जो इसमें अगर देखा जाए कि डिस्गाइज फॉर्म में, जो रोजालिंड है, जो हीरोइन है, वह एक कंट्री मैन का रोल अदा करती है। और कंट्री मैन का जब वो रोल अदा करती है तो अपने आप को क्या नाम देती है, गेनी मीड। और सीलिया जो है उसकी सिस्टर के रूप में, एलिना के रूप में काम करती है। तो यह भी पॉइंट सही है कि रोजालिन और सीलिया उसका कैरेक्टर है जो इस तरह के रोल प्ले करते हैं। थर्ड ऑप्शन सी है, द अदर चीफ कैरेक्टर्स इन द प्ले आर फ्रेडरिक, आर्लैंडो, जैक्स एंड टच स्टोन। प्ले के और जो कैरेक्टर्स हैं, ये सिंपल सा बात है, इसमें बहुत समय मैं नहीं दूंगा ना लूंगा। फ्रेडरिक है, आर्लैंडो है, जैक्स और टच स्टोन है। क्वेश्चन 1 का जो डी है ऑप्शन है, द सॉन्ग्स लाइक अंडर द ग्रीन वुड ट्री। करें कि जो सॉन्ग्स है अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो 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 द विंटर विंड्स ऑकर्स इन द प्ले। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। आई एम नॉट सेइंग इन 2016, उसके पहले चाहे 13 में या 2009 में आया हुआ है। और ब्लो ब्लो कई बार यूजीसी नेट में आ चुका है। कि इस प्ले में 2 सॉन्ग आकर होते हैं या 2 सॉन्ग इसका हिस्सा है। एक तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री और दूसरा सॉन्ग का क्या नाम है, ब्लो 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 द विंटर विंड आकर्स इन द प्ले। जो ई है, द टाइटल ऑफ टॉमस हार्डीज नावल। जो टॉमस हार्डी का नावल है, जिसका नावल का क्या नाम है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इज टेकन फ्रॉम दिस कॉमेडी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हार्डी ने अपने नावल, और उस नावल का क्या नाम है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, वो चीज कहाँ से लिया गया है। वो चीज जो है आपका इसी प्ले की टाइटल से लिया गया है। तो हार्डी का नावल अंडर द ग्रीन वुड ट्री वह कहाँ से लिया गया, एज यू लाइक इट से लिया गया। एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग का नाम ही अंडर द ग्रीन वुड ट्री है। और याद होगा कि इसमें एक जो है यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट आर्डन की भी बात की गई है। उसके बाद आप एक देखते हैं कि एक ऑप्शन है जिसमें जो है जी है, जी में है कि प्रोफेसर डाउडन सेड, प्रोफेसर डाउडन ने कहा, एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर्स कॉमेडीज।
ये स्टेटमेंट है जो प्रोफेसर डाउडन ने कहा है। किसके बारे में कहा? उनके प्ले एज यू लाइक इट के बारे में कहा है कि यह उनका स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट कॉमेडीज है। जो ऑप्शन जी है कि टचस्टोन प्लेज द रोल ऑफ अ सोल्जर इन एज यू लाइक इट, ये गलत है। बहुत सिंपल सा चीज है कि जो टचस्टोन है वह जो है सोल्जर का रोल इसमें प्ले नहीं करता है, बल्कि जो है यू विल कम टू नो कि वह एक क्लाउन का रोल अदा किया है। टचस्टोन प्लेज द रोल ऑफ अ क्लाउन, वह जो क्लाउन का रोल अदा किया है, नॉट अ सोल्जर, ना कि सोल्जर का वो रोल अदा किया हुआ है। तो यू फाइंड दिस थिंग उसमें आता है। बस 1 मिनट मुझे दीजिए। सो यू फाइंड कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो जी है, जी ऑप्शन जो है वो क्या है? दैट इज रॉन्ग एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट? द राइट ऑप्शन इज कि टचस्टोन प्लेज द रोल ऑफ अ क्लाउन नॉट अ सोल्जर। जो है टचस्टोन वह एक क्लाउन का रोल अदा किया, ना कि एक सोल्जर का रोल अदा किया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा। शुड वी गो अहेड? Yes, sir. ओके। जितना चीजें हैं आपको पॉइंट को ध्यान में रखना। आप देखेंगे कि ऐसे ही पॉइंट वहां पर भी क्वेश्चन में दिए गए थे। अगर आप पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो यू विल कम टू नो, चाहे वह शार्ट आंसर बना के पूछा जाएगा छोटे क्वेश्चन तब भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर वो इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेनिसन डाइड विद अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर प्ले। टेनिसन की मौत जो है शेक्सपियर की एक प्ले के कॉपी के साथ हुई थी। फाइंड द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। उस प्ले का क्या नाम है? सिम्बिलाइन, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आंसर उसका ए करेक्ट है, सिम्बिलाइन। यू विल कम टू नो कि जो सिम्बिलाइन है यह एक ऐसा प्ले है जिसकी कॉपी जो है किसके हाथ में देखी गई थी? टेनिसन के हाथ में देखी गई थी जब वह मरे थे, जब उनको मौत आई हुई थी। और जीबी शाह ने इस प्ले के बारे में, किस प्ले के बारे में? सिम्बिलाइन के बारे में। जीबी शाह रोड एन अल्टर्ड वर्जन ऑफ द फिफ्थ एक्ट। जो इसका फिफ्थ एक्ट था उसका एक अल्टर्ड वर्जन उन्होंने लिखा था इन 1938 में, अंडर द टाइटल सिम्बिलाइन रिविजिटेड। जीवी शाह ने उसको लिखा था और उसका क्या नाम था? सिम्बिलाइन रिविजिटेड। फिर है द सोर्स ऑफ सिम्बिलाइन इज हॉलिंस्टेड अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। कह रहे हैं कि जो सोर्स है सिम्बिलाइन का वह क्या है? हॉलिंस्टेड का मिरर फॉर मजिस्ट्रेट है, वहां से उसको लिया गया, उससे प्रभावित रहा है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन टेनिसन से रिलेटेड, इसलिए इसको यहाँ कराया गया क्योंकि टेनिसन पीजीटी में आप है, आपके यहाँ है। तो टेनिसन डाइड विद अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर प्ले। फाइंड द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट? दैट इज द सिम्बिलाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेसानियोस फ्रेंड ग्रास ग्रास या ग्राजियानो मैरिज टू पोर्सियाज मेड नेरिसा इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये हम सबको पता है कि बैसानियों आते ही तुरंत नाम आ जाएगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बिल्कुल सही है, आपका जाना सही वहां पे। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैसानियों के फ्रेंड जिनका क्या नाम है? ग्राजियानो। अगर आपको याद होगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने कई बार डिस्कस किया था, लेकिन मैं इस पॉइंट पर नहीं आ पाया था कि बैसानियों के दोस्त हैं जिनका नाम क्या है? ग्राजियानो है। और ग्राजियानो की मैरिज किससे होती है? पोर्सिया की मेड से, उसकी नौकरानी से होती है जिसका क्या नाम है? नेरिसा। उसका क्या नाम है? नेरिसा। और ये घटना किसमें होती है? ये घटना जो है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक घटना है। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो अभी तक हमने प्ले का डिस्कशन द मर्चेंट ऑफ वेनिस कई बार किया था, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि बैसियानो के दोस्त का नाम ग्राजियानो है और ग्राजियानो की शादी पोर्सिया की नौकरानी नेरिसा के साथ होती है। यह घटना किसमें है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। आगे मैंने एक्सप्लेन किया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक घटना है इन द प्ले पोर्सिया डिस्गाइजेस। और इस प्ले में पोर्सिया जो है डिस्गाइज के रूप में आती है, हरसेल्फ एज एन एडवोकेट, एडवोकेट के रूप में। उसके बाद जो है बाथाजर एक कैरेक्टर, बाथाजर एंड नेरिसा। यू विल कम टू नो कि जो बाथाजर और नेरिसा है वे उसके क्लार्क के रूप में आते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाथाजर और नेरिसा पोर्सिया के क्लार्क के रूप में आते हैं डिस्गाइज फॉर्म में। द प्ले एंड्स विद द न्यूज ऑफ द सेफ अराइवल ऑफ एंटोनियोज शिप। और प्ले का समापन किससे होता है? इस समाचार से होता है कि एंटोनियो की जहाज सुरक्षित वापस आ गई है। तो अगर ये होता आता है कि
प्ले का समापन किस न्यूज से होता है? तो प्ले का समापन इस न्यूज से नहीं होता कि एंटोनियो बच गया, बल्कि प्ले का समापन इस न्यूज से होता है कि सेफ सुरक्षित ढंग से उसकी जहाज वापस आ गई है। लास्ट में ये भी पॉइंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं कि बैसानियों के दोस्त ग्राजियानो की मैरिज पोर्सिया की नौकरानी नेरिसा के साथ होती है। ये घटना द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया डिस्गाइज फॉर्म में आती है और वो कौन सा रोल प्ले करती है? एडवोकेट की। उसके साथ दो क्लर्क आते हैं जिनका क्या नाम है? बाथाजर और नेरिसा उसका क्लर्क बन करके आती हैं। और प्ले का एंड इस समाचार के साथ होता है कि एंटोनियो की जहाज सुरक्षित वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अबाउट विच प्ले सैमुअल पेपिस सेड, किस प्ले के बारे में सैमुअल पेपिस ने कहा था? इट इज द मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले दैट एवर आई सा इन माई लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है। सैमुअल पेपिस एक डायरिस्ट थे, और डायरी का मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि डायरी जो है या एक तरह का फॉर्म ऑफ प्रोज है जिसमें डे टू डे रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। और ये जो लिखा जाता है, इट इज रिटन विद द इंटेंशन ओनली टू रीड, नॉट टू पब्लिश इट, नॉट टू जनरलाइज दैट थिंग। और दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि अबाउट विच प्ले, किस प्ले के बारे में सैमुअल पेपिस जो एक डायरिस्ट है, किस एज के डायरिस्ट है? आपके रेस्टोरेशन एज के डायरिस्ट है। उन्होंने ये कहा, इट इज द मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले, यह अनइंस्पायर्ड प्ले है दैट एवर आई सा इन माई लाइफ, जो मैंने अपने जीवन में देखा। एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बेलाइन। यू विल कम टू नो इसका जो आंसर है वो क्या है? मिड समर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? द टेम्पेस्ट इज अ रोमांटिक ड्रामा, बिल्कुल सही है, यह एक रोमांटिक ड्रामा है। क्यों? चूंकि यह रोमांस का हिस्सा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था कि शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जो उनके लास्ट लिटरेरी करियर का हिस्सा नहीं था? अगर आपको याद होगा उसमें ऑप्शन आया था, अभी मैं भूल रहा हूँ, जिसमें द टेम्पेस्ट था, सिम्बेलाइन था, विंटर्स टेल क्या करके, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, जस्ट मिसिंग। बट यू विल कम टू नो कि अगर आपको द टेम्पेस्ट याद होता तो उससे जुड़ी हुई जो चीजें थी वहां पे आप चीजों को सही कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने किया भी है। तो जो टेम्पेस्ट है उसमें कह रहे हैं कि इनमें से क्या चीज सही नहीं? द टेम्पेस्ट इज अ रोमांटिक ड्रामा, यह एक रोमांटिक ड्रामा है, बिल्कुल सही है। इट वॉज रिटेन इन 1611। जब इस 1611 की बात आती थी, इसका मतलब कि वह जो है क्या था, उनके लिटरेरी करियर का जो लास्ट फेज था या उसका हिस्सा है, या 1611 में लिखा गया। एंड परफॉर्म बिफोर जेम्स फर्स्ट एट व्हाइट हॉल, और इसको किंग जेम्स फर्स्ट के सामने व्हाइट हॉल में परफॉर्म किया गया था, ये बात भी सही है। उसके बाद है, इट वॉज इंक्लूडेड इन द वेडिंग सेलिब्रेशन फॉर द प्रिंसेस एलिजाबेथ। कह रहे हैं कि यह जो है, जो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी उनकी शादी में इसको इंक्लूड किया गया था। इट वॉज इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया गया था इन द वेडिंग सेलिब्रेशन। वेडिंग सेलिब्रेशन में, किसके वेडिंग सेलिब्रेशन में? फॉर द प्रिंसेस एलिजाबेथ, प्रिंसेस एलिजाबेथ की, यह बिल्कुल सही है। फिर है, इट्स एपीलॉग, इसमें एपीलॉग भी है। इट्स एपीलॉग विच कंटेन्स 10 राइम्ड लाइन्स इज संग बाई प्रास्पिरो। इसके एपिलॉग में 10 लाइन की एक कविता है जिसको प्रास्पिरो ने गाया है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, गोंजालो टॉक्स ऑफ हिज आइडियल कॉमनवेल्थ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, अगर आपको याद होगा। तो मैंने बताया कि अगर आप पॉइंट में जाएंगे तो पॉइंट में ऐसा नहीं कि आपको केवल एक क्वेश्चन मिल रहा है, जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट में अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे पॉइंट को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक कैरेक्टर इसमें है जिसका नाम गोंजालो है। गोंजालो टॉक्स ऑफ हिज आइडियल कॉमनवेल्थ, वह आइडियल कॉमनवेल्थ की बात करते हैं इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट, ये बात भी सही है। एल्डस हक्सली एक नॉवलिस्ट है, उनके बारे में आ रहा है कि एल्डस हक्सली डिराइव्ड द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम दिस प्ले, ये बात भी सही है कि एल्डस हक्सली ने अपने नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल यहाँ से लिया गया है, ये भी बात सही है। इट्स सेंट्रल थीम इज फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, इसका जो सेंट्रल थीम है क्षमा करना और दोबारा लोगों से मिलन करना, जो पुनर्मिलन है, बिल्कुल सही है। एरियल इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, एरियल जो है फेरीज के मैसेंजर के रूप में काम करता है, ये भी सही है। अगर आपको याद होगा कि मैजिक स्टिक कैसे उसके हाथ में आती है, आज भी हम लोगों ने बात किया है।
आई को हमने जानबूझ के गलत रखा है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि ये सब चीजें सही रही हैं। तो आई को मैंने गलत क्या रखा है? इट हैज पोस्ट कॉलोनियल इशूज, नो, इट हैज कॉलोनियल इशूज। बहुत सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, द टेम्पेस्ट एक ऐसा प्ले है जिसमें कॉलोनियल इशूज को दिखाया गया है, ना कि पोस्ट कॉलोनियल इशूज को दिखाया गया है। तो जब अगर आप ये चीज क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब आई भी आपको एक पॉइंट मिल गया कि उसका सही ऑप्शन क्या है, कॉलोनियल इशूज है। So in this way, from A to I, which all these points are about what? All these points are about the tempest, and you will come to know कि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको टेम्पेस्ट बता रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना नहीं है कि इतना ही चीजें, कम से कम आज ही समय थोड़ा सा निकाल करके द टेम्पेस्ट को या उसके अलावा जो और प्ले के बारे में बात किया गया, एक बार उसकी स्टोरी को दोबारा पढ़ लीजिए। तो उससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसके किसको लेकर के बात की गई, मिड समर नाइट्स ड्रीम को लेके बात की गई, मिड समर नाइट्स ड्रीम को लेके एक बार पढ़ लीजिए, द टेम्पेस्ट को पढ़ लीजिए। सो इन दिस वे कि ये चीजें, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप शेक्सपियर का फोर्थ ट्रेजिडी पढ़िए, उसको आपने इतना पढ़ लिया है, समय मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, या शेक्सपियर के और जितने इंपॉर्टेंट प्लेस है यू हैव ऑलरेडी गॉन। लेकिन द टेम्पेस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, टेम्पेस्ट के अलावा एक बार आप एज यू लाइक इट पढ़ लीजिएगा, ट्वेल्थ नाइट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जाने से पहले, आज ही नहीं कल भी आप देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इससे थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेवेज एंड डिफार्म्ड स्लेव? किसको सेवेज और डिफार्म स्लेव कहा गया है? कैलिबन, एरियल, गोंजालो, इंडिगो। कैलिबन को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हु इज डिस्क्राइब्ड, किसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ सेवेज, सेवेज एंड डिफार्म्ड स्लेव, डिफार्म स्लेव के रूप में? यू विल कम टू नो कैलिबन। कैलिबन एक कैरेक्टर है जिसको जो है सेवेज और डिफार्म्ड स्लेव के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इसी द टेम्पेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? ट्वेल्थ नाइट इज शेक्सपियर फेयरवेल टू मर्थ। कह रहे हैं ट्वेल्थ नाइट जो है शेक्सपियर का फेयरवेल टू मर्थ है, बिल्कुल सही है। और फेयरवेल टू मर्थ का क्या मतलब है? इसके बाद उनकी कॉमेडी इस लेवल की नहीं आई है, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेजिडी में प्रवेश कर गए। इसीलिए ट्वेल्थ नाइट जो है, जो 1600 ईस्वी में आता है, उसको क्या कहा जाता है? फेयरवेल टू मर्थ। फेयरवेल टू मर्थ इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि इसके बाद कॉमेडी का जो उन्होंने इसमें बताया वो उस लेवल की कॉमेडी आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर ट्रेजिडीज देखने को मिलेगी और रोमांस देखने को मिलेगा। फिर है कि इट इज सेट इन इलीरिया। जो ट्वेल्थ नाइट है उसका सेटिंग कहाँ पर है? इलीरिया में है, बिल्कुल सही है। इन ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर अटैक्स प्यूरिटन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में प्यूरिटन पर अटैक किया है? ट्वेल्थ नाइट में किया हुआ है। इट्स सब टाइटिल इज व्हाट यू विल, इसका सब टाइटिल व्हाट यू विल है, सही है। ट्वेल्थ नाइट एंड्स विथ क्लाउन सॉन्ग। ट्वेल्थ नाइट का जो समापन है वह क्लाउन के सॉन्ग से होता है, और वह क्लाउन का सॉन्ग क्या है? विच कंटेन्स वन लाइन एज रिफ्रेन, जिसमें एक लाइन आई है जो बार बार रिपीट करती है, फॉर द रेन इट रेनेथ एवरी डे। कह रहे हैं कि जिनके लिए रेन होती है उनके लिए पर डे जो है रेन होती है। जिनके लिए रेन होने का मतलब यहाँ पे कि जो लोग खुश हैं उनके लिए हमेशा खुशियां नजर आती है। तो ये चीजें कौन है? ये चीजें क्लाउन ने वहां पे सिंगिंग किया हुआ, और इसी लाइन के साथ जो है, जो कि रिफ्रेन है, इसी लाइन के साथ वो चीजें रिपीट होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि सीजेरियो इज द डिस्गाइज्ड नेम ऑफ वायला। इसी में वायला का जो डिस्गाइज्ड नेम है वो सीजेरियो है। और हम सबको पता है कि जो सीजेरियो है वह एक पेज के रूप में काम करती है। किसके पेज के रूप में? ड्यूक आर्सिनो के रूप में। और ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया। ये चीज हमें सबको पता, ऑलरेडी वी हैव गॉन के पहले पूरा कहानी, तमाम चीजें। ड्यूक आर्सिनो, ओलिविया, सर एंड्रयू ऑफ चीक, सर टॉबी बेल्च, माल्वोलियो एंड फेस्टी आर द पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। या लेकिन जो माल्वोलियो है, यह जो किसका एग्जांपल है? माल्वोलियो इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्यूरिटन कैरेक्टर। तो जो उन्होंने प्यूरिटन पर अटैक किया है, माल्वोलियो को लेकर के किया हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक क्रिटिक है जिनका नाम है क्विल्टर काउच, इसमें लिखा हुआ है क्विल्टर काउच said, as you like it is the most comic comedy of comedies. This is the most delightful of Shakespeare's play. यह शेक्सपियर का सबसे डिलाइटफुल प्ले, यह गलत है।
ये बात सही है कि ये बात फिल्टर काउच ने कहा है, लेकिन फिल्टर काउच ने ये बात किसके लिए कहा है? ट्वेल्थ नाइट के लिए कहा है। फिल्टर काउच ने ये बात कहीं से भी एज यू लाइक इट के लिए नहीं कहा है। ये बात उन्होंने किसके लिए? ट्वेल्थ नाइट के लिए कहा है, फिल्टर काउच ने। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इसका सेटिंग इलीरिया में है, या जो है इसमें प्यूरिटन को लेके अटैक किया गया है, इसको फेयरवेल टू मर्थ कहा गया है। इसमें जो है जो वायला है सिजेरियो का डिस्गाइज फॉर्म में एक तरह से रोल करती है। इसमें एक लाइन है जो प्ले के एंड में होता है, जो क्लाउन का सॉन्ग है कि फॉर द रेन इट रेन एवरी डे ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। और फिल्टर काउच का जो स्टेटमेंट है और प्लस जो कैरेक्टर्स वगैरह है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ द प्ले ओरिजिनेटेड एज स्पोर्ट इंटरटेनमेंट? इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, पोएटिक ड्रामा, उसके बाद आपका गॉर्जियस एंड कॉस्ट्यूम इफेक्ट। ये जैसे ही आपको नाम अगर आए तुरंत का तुरंत देखिए, एज कोर्ट इंटरटेनमेंट शब्दों पर पकड़िएगा कि वह कौन सा प्ले है जो कोर्ट की इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था, कौन सा फॉर्म ऑफ द प्ले है? मास्क है, अगर आपको याद होगा, चाहे कॉमर्स मैंने आपको पढ़ाया था, किसका कॉमर्स अगर आपको याद होगा, या आर्केड्स जॉन मिल्टन का, जो कि मास्क का एग्जाम्पल है, उसमें ये डिफिनीशन बताई गई थी। कौन सी डिफिनेशन बताई गई थी? कि जो मास्क है या एक तरह का प्ले होता है जो कोर्ट इंटरटेनमेंट के लिए होता था। इसमें म्यूजिक का यूज किया जाता था, सॉन्ग का यूज किया जाता था, डांस का यूज किया जाता था, पोइटिक फॉर्म में लिखा जाता था, और काफी गॉर्जियस और कॉस्ट्यूम इफेक्ट उसमें होता था। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मास्क। यू विल कम टू नो यह किसका डिफिनीशन है? मास्क का डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन? यू विल कम टू नो कई बार बात हुई थी, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी का गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आपका वीनस एंड एडोनिस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा था, कई बार बताया गया था कि ये चीजें रही है कि वीनस एंड एडोनिस। ये अभी आपका पूछा गया था, मैंने आपके पेपर से लिया, यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने लिया है, 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर से लिया है। एक बार मेरे माइंड में आया कि मैं सारा करा दूं, लेकिन वो पूरा आज हो ना पाता, क्योंकि उतारना उसको प्लस एक्सप्लेन करना, उसको मैं अलग सेशन रखूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है पीजीटी में या कभी भी, तो मैं उसको कराऊंगा जरूर। तो अब देखिए, जो आप लोग करके आके उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना, अगर कोई इसमें से गलत कर दिया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, तो उसके लिए आप पजल ना होइएगा। तो यू विल कम टू नो कि ये जो आंसर है वीनस एंड एडेनिस है, और मैंने कई बार इसको बताया था, वीनस एंड एडेनिस इट इज रिटेन इन 6 लाइन्स स्टैंजा, या 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखा गया एंड डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच, या डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया गया। मैंने सोर्स डाल दिया है, केवल एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये मैंने वहां पे पढ़ाई था। सोर्स एंड इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, थर्ड एडिशन, पेज 87 में, अगर आप किताब खोलेंगे तो 87 में पेज नंबर पे आपको ये पूरा वहां पे ऐसे ही मिलेगा, रिटन बाय डॉक्टर एम शमीम एंड मिथिलेश कुमार चौधरी। तो वो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, तो हर किताब में मिलेगा चाहे, लेकिन अब क्योंकि हमारी किताब हम उससे पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोर्स डाल दिया। और ऐसा नहीं कि मेरी ही किताब में, कोई भी कॉमन सी कॉमन बुक उठाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट द पर्पज इज दैट कि जिस किताब को मैं बार बार एक कह रहा था, वहां पर भी सेम लिखा गया है, और पेज नंबर 87 में, बल्कि मैंने इसको अपने उसमें भी शामिल किया था, ये एक लाइन के रूप में मैंने शामिल किया, जब मैंने टेस्ट सीरीज कराई थी वहां पे मैंने शामिल किया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रू अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। अभी मैं इस पर बात ही कर रहा था, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन कोई गलत कर दे तो वो उसको मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, एरर मतलब वो ब्लंडर माना जाएगा। हम सबको पता है कि गर्ट्रू और ओफिलिया ये दो कैरेक्टर ऐसी हैं कि ओफिलिया जो है एक तरह से कहा जाए कि वो एंटी फेमिनिज्म है, वो फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं बन पाती है। गर्ट्रू जो फेमिनिस्टिक कैरेक्टर रही है, हैमलेट की माँ, ओफिलिया उसकी बिलब, ये सब बातें हम लोगों ने किया था। तो ये किसमें घटित होता है? हैमलेट में। यही दो फीमेल कैरेक्टर उसमें रही हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी बिलब्ड के रूप में वहां पे प्ले किया। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि ओफिलिया और गर्ट्रू किसका हिस्सा है? ओफिलिया और गर्ट्रू आपका हैमलेट का हिस्सा है। ये भी जो है किसी भी किताब में देखेंगे, मैंने वही सोर्स दिया कि एन इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, पेज नंबर 69 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? अगर आपको याद होगा, इतनी बार मैंने आपको बताया, इतनी बार
मैंने बताया था कि कार्प डीम। प्लीज म्यूट, किसी ने अनम्यूट कर लिया है। अतुल जी प्लीज म्यूट। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के, अगर आपको याद होगा, कि मैंने हमेशा ये कहा कि शेक्सपियर के सोनेट का जो थीम है वो ट्रू लव है, अगर आपको याद होगा। और ट्रू लव नाम से उन्होंने एक सोनेट लिखा था, ये हर आदमी को पता, इतनी बार बात हुई थी। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड, जो उनका सोनेट है, उस सोनेट का टाइटल ही ट्रू लव है। पहली लाइन भी टाइटल है, उसका सब टाइटल भी ट्रू लव है। जब वो कहते हैं लव इज नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, तो बहुत सिंपल सी बात है कि विलियम शेक्सपियर ने कौन सी पोयम लिखा हुआ है, ट्रू लव लिखा हुआ है। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने कार्प डीम की बात नहीं की है। कार्प डीम जो है, ये कोई पोयम का नाम नहीं है। कार्प डीम एक डिवाइस है, जिसका मतलब होता है सीज द डे। मैंने आपको बताया था कि सीज द डे यह एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सीज द डे। इसमें जो पोएट है वह लवर के रूप में होता है, अपनी बिलव से रिक्वेस्ट करता है कि द डे इज पासिंग, इफ यू रिमेम्बर कि द डे इज पासिंग and we have to enjoy. This is why he requests to give your company and we have to hold our day, we have to enjoy our day. तो एक चीज ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कार्प डीम जो है यह सब्जेक्ट मैटर शेक्सपियर के सोनेट का हिस्सा नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो रिवोल्यूशन है, सबको पता फ्रेंच रिवोल्यूशन जो रहा है, वह एक उनका पोयम उसका रहा, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आवाज मेरी जा रही है आपको? कैन एनीवन Yes, sir. रिस्पॉन्ड मी? Yes. अगर यस आपको सर। याद होगा, या अगर आपको याद होगा कि कई बार मैंने कहा रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनका था। ब्लिस वाज इट दैट डान टू बी अलाइव, जो किसका हिस्सा रहा है, जो आपका बाद में उसका भी हिस्सा बनता है, उनका जो ऑटोबायोग्राफी रही है। यू विल कम टू नो। जस्ट क्या नाम है उसका, मिसिंग द नेम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑटोबायोग्राफी, नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफी रहा, सर प्रेल्यूड। प्रील्यूड, द प्रील्यूड का ये हिस्सा है। तो जो रिवोल्यूशन है या फ्रेंच रिवोल्यूशन जो पोयम ने लिखा, वो द प्रील्यूड का हिस्सा है। कई बार बात हुई है। अब अगर आपको देखिए, यहाँ पे आपको जरूर कंफ्यूजन होता कि विलियम वर्ड्सवर्थ रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग, हम लोगों ने रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग पर भी बात किया था, लेकिन रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग इतना पॉपुलर पोयम नहीं रही है। तो अब इसमें क्या होता, आदमी को कंफ्यूजन होता है कि मैं डी पर जाऊं या मैं बी पर जाऊं, कभी कभार कंफ्यूजन। लेकिन जब कार्प डीम बता दिया गया कि कार्प डीम इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे पोएट होते थे जैसे रॉबर्ट हेरिक का, जो रॉबर्ट हेरिक पोएट थे, यह इनकी पोयम की खासियत होती थी। तो आपको तुरंत सर माइंड में ला सक जी। सर ये जो आपने ऑप्शन बी को चूज किए हैं, ये सर मैंने भी किए थे एग्जाम में। और मैं सर जब सर्च कर रहे थे सर, तो ट्रू लव तो 116 हो गया था सोनेट विलियम शेक्सपियर का। और जो सर अर्ली स्प्रिंग जो लास्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है। बट सर इफ यू सर्च अगेन कार्प डीएम, ये भी एक सर पोएम का नाम है सर विलियम शेक्सपियर का। I have searched it in the Google and I was so confused, thereby I cut the mark of the of this particular question. So please confirm it. नहीं, when you talk about कि it's the name of the poem कार्प डीम, is it the name of the poem या ultimately it's a literary device? Do you find, is it the sonnet? Is it the sonnet? No, no, कार्प डीम? it's a poem. And I was really shocked today. Today in the morning itself I was searching it, and thereby I found. Okay, okay. If you are saying कि Carpe Diem is the poem of William Shakespeare, so let me check it, because when I talk about Carpe Diem, तो Carpe Diem always I found only as a literary device, जिसको आपको याद होगा मैंने explain भी किया था कि Carpe Diem जो है इसका मतलब है seize the day. It's a type of poem, ना कि it's a poem. Remember that कि any poem which has a subject matter in which the lover requests to be loved, कि time is passing, we are going to be old, and what we have to do, we have to enjoy our life whole the time, then you will come to know कि इस टेक्निक को कहा जाता है। अगर कार्प डीम उनका पोयम रहा है,
तो भाई देखिए, अगर ऐसा चीजें वहां पे दिया गया तो यू नो इट वेरी वेल कि 154 सानेट में 10 12 13 सानेट आदमी ध्यान में रख सकता है, लेकिन अगर ये हेलो सानेट के फॉर्म में आया हुआ सर। है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मैडम, लेट मी कंप्लीट। अगर एक चीज ये आता है तो उसमें दूसरा चीज है कि अगर यह इनका पोयम है तो ये पोयम किस तरह का है, उसमें क्यों रखा गया था, ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ मैडम क्या करें, अंजलि मैडम एक एक कर। जी Sir, as I think, sir, as you taught, carp diem is a device that is used by Cavalier poets in his कैवालियर पोस्ट poetry. या Yes, sir. या तो या शेक्सपियर की कार्प ड्रीम कहीं पे भी नजर नहीं आया सर। मैं भी ही ऑप्शन सही किया। नहीं, अगर देखिए, अगर अगर ये शेक्सपियर का पोयम होगा और एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया होगा, अगर ये पोयम के नाम को लेकर के क्वेश्चन बनाया होगा, तब तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर वो जो है इसको थीम को लेकर के, जैसे जो ट्रू लव है, ट्रू लव केवल पोयम ही नहीं है, पोयम के नाम के साथ साथ यह उनका थीम भी है। ऐसे ही कार्पेडियम जो है एक सब्जेक्ट मैटर है, एक लिटरेरी डिवाइस है, जो कि वहां पर वो चीजें आती है। लेकिन अगर कार्पेडियम ये पोयम का नाम है या उसका इंटेंशन ये रहा है कि मैं इसको लिटरेरी डिवाइस के रूप में ना यूज करके पोयम के रूप में मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तब तो भाई मैं इसके साथ अभी जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो है कार्पेडियम आता है, तो कार्पेडियम इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियर पोइट्री, यू विल कम टू नो। ये जो शेक्सपियर एलिजाबेथन पोइट्री के बाद और जो जैकोबियन एज का जो पोएट थे जॉन डन, उनके बाद या के बाद जो है ये पोयम, इस तरह का पोयम देखने को मिलती है जहाँ पे कार्पेडियम सब्जेक्ट मैटर देखने को मिलता है। अब अगर गोपाल जी कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की चीजें रही हैं, तो आप इसको ये समझिए कि इसको एक बार दोबारा अच्छा सर, चेक करना पड़ेगा। सर जी ट्वेल्थ नाइट में ऐसे कोई पार्ट है सर, जैसे कार्बडियम ट्वेल्थ नाइट में ऐसे कोई पार्ट है कि उसमें कार्बडियम की बात हो? नहीं, कार्पेडियम की बात ट्वेल्थ नाइट में तो नहीं, ऐसा नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा ट्वेल्थ ओके नाइट सर, का आई हैव कार्पेडियम। सर्च once again, but I have noticed it sir. ओके ओके, देखिए ऐसा नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि दैट यू आर रॉन्ग। वी हमें हम सारे लोगों को, जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास हम लोग इकट्ठा है, वहां पर हम सारे लोगों को अपने लेवल पे भी प्रयास एक करना चाहिए कि अगर अगर कोई ऐसा मैटर फंसता है तो उसको जो है बहुत ही कॉन्शियस वे में हम सारे लोगों को सर्च करना चाहिए और रियली में देखना चाहिए कि अभी तक जो हमारे ज्ञान का दायरा था वह एक डिवाइस के रूप में रहा है, क्या कार्पेडियम किसी पोयम का भी नाम है या नहीं है। अगर पोयम का नाम नहीं है, नहीं मिलता है शेक्सपियर के अकाउंट में, तब ये कार्पेडियम आपका यही गलत हुआ। हाँ और क्या करेंगे। सर जी मैंने भी रजनी। सर्च किया था कि कार्पेडियम पोएम विलियम शेक्सपियर की है, हाँ और लगाया तो मैंने भी था, लेकिन जब घर पे चेक किया तो ये निकला था कि कार्पेडियम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अच्छा, हेलो सर। कार्पेडियम। जी सर इसमें जी विलियम बर्फर्ड रेवोल्यूशन नहीं है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। हाँ हाँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम पूरी का नाम है, सी है इसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नहीं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो तो है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है जो रखा गया था वो पार्टिकुलरली उस रिवॉल्यूशन के नाम पर ही रखा गया था जो 1789 में हुआ था, उस पार्टिकुलर पोयम को। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवॉल्यूशन पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर ये चीज उनका रॉन्ग करेंगे तो रिवॉल्यूशन ठीक है, कोई पोयम नहीं, लेकिन पूरा नाम उसका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। ये अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर में अगर देखा जाएगा तो जिस तरह से हम लोग ट्रू लव की बात कर रहे हैं कि ट्रू लव एक उसमें क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर भी रहा है, कार्पेडियम जो है एक सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन रिवोल्यूशनरी स्पिरिट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम में फ्रेंच रिवोल्यूशन को लेकर के रहा है। ऐसे ही अर्ली स्प्रिंग को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। अब इसमें दो चीजें कि क्या बनाने वाले ने जो है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात किया या पोयम को लेकर के। अगर पोयम को लेकर के बात किया और आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कार्पेडियम विलियम शेक्सपियर की पोयम है, तो हमको इसको बाद में जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रियली में उसमें कौन सा, अगर अगर पोयम को लेकर के होगा तो रिवोल्यूशन का मतलब हो गया कि पूरा द फ्रेंच रिवोल्यूशन आना चाहिए, तब तो विलियम वर्ड्सवर्थ का सी ही जाएगा। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात होगी तो सब्जेक्ट मैटर में कार्पेडियम जो है शेक्सपियर की पोयम में नहीं रहा है ये पार्टिकुलर चीज। लेकिन फिर भी अगर ऐसा चीज है तो आप सारे लोग भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा, मैं भी क्वेश्चन नंबर 11 को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अगर इस तरह की चीजें रही। एक बार हम सारे लोग फिर से चेक कर लेंगे।
उसके बाद रहा है कि इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, बहुत सिंपल सा है, ये सारे लोगों को पता है, पेरिक्लिस, इसमें हम लोगों को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो सेकेंड फोलियो में आया था 1632 में, और इसी से रिलेटेड हेमिंग और फंडल का भी आया था, मैंने देखा था एक क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज और आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 था, जो टेक्निकल भी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, कि इस कंसर्न्ड नैरेटिव ऑफ द आथर्स लाइफ, आथर की लाइफ को ध्यान से रखिएगा, इस कंसर्न्ड नैरेटिव ऑफ द आथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। ये जो वर्ड इंट्रोस्पेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू विल कम टू नो कि ये बायोग्राफी का हिस्सा है, ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, ट्रेवलॉग का हिस्सा है, मीमोयर का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा डिफिनीशन में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द है आथर्स लाइफ, दूसरा चीज है स्ट्रेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। आथर की जिंदगी से संबंधित चीजें केवल दो चीजें होती है, एक तो बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। अब आप कहेंगे सर मीमोयर भी होता है, मीमोयर भी आथर की जिंदगी से संबंधित होता है, लेकिन आथर की जिंदगी के अलावा जो है उसमें और भी लोगों की जिंदगी को लेकर के बात की जाती है, वह केवल आथर की लाइफ तक महदूद नहीं रहता है। यही सेम चीजें ट्रेवलॉग में है, ट्रेवलॉग में आथर की लाइफ को कम, बल्कि आथर ने जिन जिन जगहों पे यात्रा की है उस इवेंट और उस एक्सपीरियंस को ज्यादातर शेयर किया जाता है। अब हमारे सामने ऑप्शन दो चीजें हैं, बायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बायोग्राफी होती है वह किसी आदमी के जीवन के बारे में लिखी होती है, लेकिन वह खुद नहीं लिखता, दूसरा कोई लिखता है। जब दूसरा कोई लिखेगा तो इंट्रोस्पेक्शन उसमें नहीं होगा। जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से लिखने के बाद उसमें करेंगे, तो ऑटोबायोग्राफी में ही इंट्रोस्पेक्शन होता है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा और आप उसमें खुद से झांकने की कोशिश करते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपका जीवन कैसा था। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि अल्टीमेटली you are going to see your past, what happened in your life, what do you feel, how do you see your past। ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट ऑटोबायोग्राफी का है, ना बायोग्राफी का है, ना ट्रेवलॉग का है, ना मेमोयर का है। दिस इज व्हाट दिस इज 13 का बी। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ऑटोबायोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो ऑटोबायोग्राफी है या फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है। व्हेन आथर राइट्स अबाउट देयर पास्ट, जब आथर अपने पास्ट के बारे में लिखता है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम इमोशंस, ऐसा नहीं वह इमोशंस से फ्री हो जाता है। बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वह एक्सप्लेन करता है पास्ट में क्या हुआ। द आथर इज एबल टू एक्सप्रेस टू द रीडर हाउ द सेल्फ इवॉल्व, सेल्फ इवॉल्विंग ही इंट्रोस्पेक्शन है। आथर ये बताता है रीडर को कि वह कैसे अपने में इवॉल्व हुआ है, उसका सेल्फ इवॉल्विंग ही क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। सो यू फाइंड दैट थिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें बहुत समय देने की जरूरत नहीं, हैमलेट है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलेनस, ये सब रोमन प्लेज है, हैमलेट उसमें ऑप्शन था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अब ये चीजें गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कार्पेडियम की बात आ रही है, तो कार्पेडियम अगर लोगों ने लगाया है, तो मैं अगर आपकी जगह एग्जामिनेशन में बैठता तो मैं भी कार्पेडियम लगा के आता। अगर वो आपने आपका गलत हो रहा है तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। कारण है कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 90% लोगों का कार्पेडियम में लगभग लोग जाएंगे, जो अगर पढ़े होंगे तो कार्पेडियम में लगभग 90% लोग जाएंगे कि हाँ ये चीजें रही। तो वह एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है, उससे बहुत हमें रिपेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमसे ये चीजें गलत हो जाती है तो हमें फिर बहुत रिपेंट करने की जरूरत है और अपनी चीजों को सोचने की जरूरत है कि तैयारी के बावजूद भी हम कहीं गलत तो नहीं करके आए ओवर कॉन्फिडेंस में या चीजों को। नाउ दो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जो मैं समझता हूँ कि मुझे जरूरी है कि बात करना। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे कमला दास को भी आज मैंने शामिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कमला दास वॉज बॉर्न इन अ नायर हिंदू फैमिली एट मालाबार इन केरला ऑन 31 मार्च इन 1934। सही है, उनका जन्म 1934 ईस्वी में केरला के मालाबार में और हिंदू फैमिली में, और वह कौन सी नायर हिंदू फैमिली में हुआ, यह एक स्टेटमेंट है, यह सही है। हर माइडन नेम वाज माधवी कुट्टी, कई बार पूछा जा चुका है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि उनका जो माइडन नेम था वह क्या था, माधवी कुट्टी था। तो माधवी कुट्टी किसका रहा है, कमला दास का ही रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा चीज है कि शी वॉज इंस्पायर्ड बाई हर ग्रेट अंकल नालापत नारायण मेनन, वह अपने चाचा नालापत नारायण मेनन से बहुत प्रभावित थी, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। हर मदर बालामणि अम्मा वाज अ वेल नोन मलयालम पोएट, ये भी पूछा जा चुका है कि उनकी माँ
किस कवित्री की माँ भी पोएटिस थी, ये चीज पूछा जा चुका है। तो उनकी माँ पोएटिस थी, बालामणि अम्मा उनकी माँ का नाम था, और शी वॉज अ मलयालम पोएट। और कैसी पोएट थी? मलयालम पोएट थी। उसके बाद है शी मैरिड एट द एज ऑफ 15, उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई विद एन एम्प्लॉई, एक ऐसी एम्प्लॉई से, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने एक चीज गलत किया है, उनकी शादी जिससे हुई थी वो स्टेट बैंक ऑफ एम्प्लॉई के ना होकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई थे। तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके हस्बैंड नहीं थे, उनके हस्बैंड किसमें थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे। हु वॉज मच ओल्डर देन हिम, जो उनसे उम्र में बड़े थे, बिल्कुल सही, वह उनसे उम्र में बड़े थे। और यह जो उनकी मैरिज थी, यह जो है आप कह सकते हैं बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन, उसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ कमला दास, इनमें से कौन सा कमला दास का वर्क नहीं है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समर इन कलकत्ता उनका जो है कलेक्शन ऑफ द पोयम है, जो 1965 में आई है। द डिसेंडेंट्स उनका कलेक्शन ऑफ द पोयम है, 1967 में आया है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम्स, ये भी कलेक्शन ऑफ पोयम है, 1973 में आया है। टू नाइट द स्ट्रेंज राइट, ये 1979 में आया है। अल्फा बेस्ट ऑफ लस्ट, यह उनका नावल है। एक चीज यहाँ ध्यान में रखिएगा, ABCD ये चारों तो कलेक्शन ऑफ द पोयम रहा है, लेकिन जो ई है अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो है, यह उनका नावल है जो 1976 में आया है। इट्स नॉट द कलेक्शन ऑफ द पोयम। माई स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी रही, कई बार पूछा जा चुका है कि माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी रही, या कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई स्टोरी 1976 में आई है। उसके बाद एक मैंने छोटा सा ऑप्शन रख दिया, द गाइड। हम सारे लोगों को पता है कि जो द गाइड है ये R.K. नारायण का वर्क है, ना कि कमला दास का। तो इसमें मैंने सिग्नल दिया है कि कल हमारी जो क्लास होगी वह पूर्णतः जो है कमला दास पर होगी। तो आप एक बार कमला दास को पढ़ लीजिएगा। हम पूरी क्वेश्चन कमला दास को लेकर के करेंगे, और उसमें एक ब्रिटिश राइटर। तो हमारा टारगेट ये है कि हम एक ब्रिटिश राइटर और एक इंडियन राइटर, ऐसे ही तीन तीन दिन में अगर हम कोई इंडियन राइटर कर लेते हैं, 3 दिन में अमेरिकन राइटर कर लेते हैं, और इधर से कोशिश करेंगे कि हम ब्रिटिश राइटर, इन दोनों को मिला करके हम करेंगे। क्योंकि आज शुरू करना था, उस पर हमें भी थोड़ा सा वो चीजें थी। तो नाउ वी हैव डन। एक क्वेश्चन को लेकर हम लोगों का डाउट है, कार्प डीम को लेकर के डाउट है, और उसमें रिवोल्यूशन वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। उसको हम लोग जो है अच्छे ढंग से थोड़ा सा देख ले, कवर कर ले, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना जरूरी है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप सारे लोग स्कॉलर, ऐसा नहीं कि अगर शमीम आपको गाइड कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़े सोफी या स्कॉलर है, नो नॉट एट ऑल। वह एक आपको बस एक रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें सारी चीजें कि हाँ इस तरह से हमें करना